Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Group of NCC. And if you are preparing for NCC A, B or C certificate examination, then this video is very important for all of you. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हम अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं और ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है, इन सभी क्वेश्चन को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में हम हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि अब तक जितने भी एनसीसी के एग्ज़ाम हुए हैं और उनमें जितने भी ड्रिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो एनसीसी ए सर्टिफिकेट का एग्जाम हो, बी का एग्जाम हो या सी का एग्जाम हो, ड्रिल वाले टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इकट्ठे किए गए हैं इस वीडियो को तैयार करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता आप जब एग्जाम देने जाओगे कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो इस वीडियो से बाहर होगा। स्पेसिफिकली हम ड्रिल वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो आपका ड्रिल वाला जो टॉपिक है वो एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। और उसके लिए क्या किया गया है कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, पढ़ने का भी एक तरीका है। पहले हम क्या करेंगे कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर वीडियो के एंड में हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे जो इसी वीडियो में जो हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं ना उन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे। तो आपको पता लग जाएगा कि अभी तक जो आपने कंसेप्ट सीखा है आपको कितना समझ में आया, क्योंकि उन क्वेश्चन को जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी तैयारी एक लेवल अप हो जाएगी। और फिर उस तैयारी को और नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए आपको क्या करना है, जब ये वीडियो आप पूरी की पूरी देख लेंगे तो उसके बाद में आपको क्विज सोल्व करने हैं। इसी वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी के मैं क्विज बना के डाल दूंगा, तो आपको वे क्विज सोल्व करने हैं और क्विज के थ्रू आपको पता लगेगा कि आपने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या ठीक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो उस तरीके से आपकी जो तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल तक हो जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वे क्विज आप कहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, बस टेलीग्राम के ऊपर जाना है। टेलीग्राम के ऊपर प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी सर्च करना है। वहां से आपको नहीं मिलता है तो लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। और वहां पे इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है उन सभी का क्विज बना के मैं टेलीग्राम के चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। वहां पे आप अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बड़े ही ध्यान से सुनना है, वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ड्रिल क्या है। ड्रिल क्या होती है भाई, किसी भी कार्यवाही को, कोई भी प्रोसीजर है उसको क्रमवार एवं उचित तरीके से अनुकरण करने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ड्रिल कहते हैं। क्रमवार मतलब सीरीज वाइज, पहले ये करना है उसके बाद में ये करना है उसके बाद में ये करना है, और उचित तरीके से यानी कि राइट तरीके से अगर हमको करना है तो उसी को हम ड्रिल कहते हैं। और ड्रिल क्या होती है, अनुशासन की नींव होती है। बात समझ में आ गई ड्रिल क्या होती है, तो ये हो गया हमारी ड्रिल की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रिल का उद्देश्य क्या है। हमको ये तो पता लग गया कि ड्रिल क्या होती है, लेकिन ये क्यों कराई जाती है, इसका क्या फायदा होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, वो हमको बताना है। सबसे पहली बात तो कैडेटों में अनुशासन की भावना जागृत करना। ड्रिल से अनुशासन की भावना जागृत होती है। कैडेटों को कमांड एवं कंट्रोल सिखाने के लिए, कैडेटों में मिलजुल कर कार्य करने की आदत डालना। मिलजुल कर कार्य करने की आदत कैसे डलेगी, देखो जब कमांड आती है तो हम सभी के सभी एक ही तरीके से रिएक्ट करते हैं, एक ही तरीके से उस कमांड का एग्जीक्यूशन होता है, तो हम मिलजुल कर कार्य करते हैं ना जब भी ड्रिल में हम कार्य करते हैं। तो इसी तरीके से हमारा मिलजुल कर कार्य करने की आदत हमें डलती है। कैडेटों को ड्रेस पहनना व चलना फिरना सिखाना। हम जब भी ड्रिल में जाते हैं तो हमारी यूनिफॉर्म टिप टॉप होनी चाहिए, यानी कि हमारी बियरिंग जो है वो फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। तो ये हमें बियरिंग सिखाती है, ड्रेस पहनना, चलना फिरना सिखाती है। और कैडेटों में फुर्ती एवं आत्मबल का विकास करना। तो ये ड्रिल के क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और आपको एज इट इज मिलेंगे ये एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि ड्रिल के सिद्धांत लिखो। तो ड्रिल के सिद्धांत अगर पूछा जाए तो मजबूती, चुस्ती और तालमेल, ये ड्रिल के क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार की होती है। ड्रिल जो हम करते हैं वो वर्ड ऑफ कमांड के ऊपर करते हैं, जो हमें कमांड दी जाती है उसका हम एग्जीक्यूशन करते हैं। तो कमांड होती है दो प्रकार की, एक होती है चेतावनी, दूसरी होती है कार्यवाही। ठीक है, कार्यकारी। तो चेतावनी मतलब क्वेश्चनरी और कार्यकारी मतलब एग्जीक्यूटिव। कार्यवाही की जगह कार्यकारी कर लें आप यहाँ पे, वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ड्रिल की शुरुआत किसने व कब की। तो ड्रिल के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि ड्रिल की शुरुआत किसने की थी और कब की थी। तो ड्रिल की शुरुआत सन 1666 में जनरल ड्रोल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ड्रिल कितने प्रकार की होती है। तो ड्रिल दो प्रकार की होती है, एक ड्रिल होती है ओपन ड्रिल और दूसरी होती है क्लोज ड्रिल। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ओपन ड्रिल कहाँ पे की जाती है और क्लोज ड्रिल कहाँ पे की जाती है, और जिसका भी सही जवाब होगा उसका जो क्वेश्चन होगा, उसका जो जवाब होगा उसको कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ड्रिल की बुरी आदतें लिखो। अब ड्रिल का उद्देश्य हमको पता लग गया, ड्रिल की डेफिनेशन हमको पता लग गई, ड्रिल कितने प्रकार की होती है ये भी पता लग गया, लेकिन इसकी बुरी आदतें क्या क्या होती हैं। आंखों को घुमाना,
कभी भी आंखों को घुमाना नहीं चाहिए ड्रिल करते वक्त, पाँव को घसीट कर नहीं चलना चाहिए, फुदकना एवं कूदना नहीं चाहिए, एड़ियाँ टकरनी नहीं चाहिए और बूट के अंदर उंगलियों की हरकत नहीं होनी चाहिए। ये ड्रिल की क्या होती हैं, बुरी आदतें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाहिने सैल्यूट की कार्रवाई कब की जाती है। अब देखो दाहिने सैल्यूट की कार्रवाई कब की जाएगी, जब हम मार्च कर रहे हैं और वीआईपी हमारी दाहिनी दिशा में हो तो चलते चलते दाहिने सैल्यूट की कार्रवाई की जाती है। आपने आरडीसी यानी कि राजपथ के दौरान देखा होगा, पीएम रैली के दौरान देखा होगा, जब भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या फिर राष्ट्रपति राइट साइड में होते हैं तो उनको सैल्यूट करने के लिए हम दाहिने सैल्यूट की कार्रवाई करते हैं चलते चलते, तो उसे ही हम दाहिने सैल्यूट की कार्रवाई कहते हैं। नेक्स्ट है कुछ वर्ड ऑफ कमांड के नाम लिखो। वर्ड ऑफ कमांड आपको पता है क्या होती है भाई, जिसके ऊपर हम एग्जीक्यूशन करते हैं तो उसको हम वर्ड ऑफ कमांड कहते हैं। तो कुछ वर्ड ऑफ कमांड आपको पता है, सावधान विश्राम तो सभी को पता है, बड़ी बेसिक सी वर्ड ऑफ कमांड है। उसके अलावा आराम से, दाहिने मुड़, बाएं मुड़, पीछे मुड़, आधा दाहिने मुड़, आधा बाएं मुड़, पीछे मुड़, खुली लाइन चल, निकट लाइन चल, दाहिने सज, लाइन तोड़, विसर्जन, थंब, कदम ताल, ये सारी की सारी क्या होती हैं, वर्ड ऑफ कमांड होती हैं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तो याद करने की भी जरूरत नहीं आई क्योंकि ये तो हम प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विसर्जन और लाइन तोड़ के अंदर क्या डिफरेंस होता है। बड़ा ही बेसिक सा डिफरेंस होता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। विसर्जन और लाइन तोड़ में क्या डिफरेंस है। देखो विसर्जन तो क्या होता है, एक तरीके से छुट्टी हो गई है, मतलब क्या कि परेड की समाप्ति हो जाती है जब तो हम विसर्जन करते हैं। और विसर्जन जो होता है, ये क्वेश्चन भी आता है कि विसर्जन जो होता है उसमें सबसे पहला मोड़ किस तरफ होता है, तो दाईं तरफ होता है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि विसर्जन के बाद में जो पहला मोड़ होता है वो किस तरफ होता है, तो दाईं तरफ यानी कि राइट हैंड साइड को। और लाइन तोड़ क्या होता है, लाइन तोड़ जब थोड़े ही टाइम के लिए हम ब्रेक लेते हैं ना तो उसे हम लाइन तोड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपन ऑर्डर मार्च क्यों और कैसे किया जाता है। देखो ओपन ऑर्डर मार्च क्या होता है, जब हम स्कोर को जांचना होता है ना, स्कोर को जांचने के लिए ओपन ऑर्डर मार्च किया जाता है। और ओपन ऑर्डर मार्च में होता क्या है कि जो आगे वाली लाइन होती है वो आधा कदम आगे हो जाती है और पीछे वाली लाइन आधा कदम पीछे हो जाती है, और बीच वाली जो लाइन होती है ना वो वहीं पर रहेगी, तो वो हमारा क्या हो जाता है, ओपन ऑर्डर मार्च हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि वर्ड ऑफ कमांड की विशेषताएं लिखो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सीखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको यहाँ पे ये नंबर दिखाई दे रहा है 98 175 93 532, यानी कि 9817593532। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर कॉल बिल्कुल मत करना, सिर्फ व्हाट्सएप करना। और यहाँ पे क्या है कि ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं और मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो ये एक पीडीएफ के अंदर है, और अब तक जितने भी वीडियोस मैंने बनाई है उन सभी की पीडीएफ को मिला के एक कंबाइंड पीडीएफ बनाई गई है, जिसमें वे सारे के सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से करना और इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, मतलब खरीद सकते हैं। और कैसे खरीदेंगे उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके आप उस पीडीएफ को खरीद सकते हैं। इससे होगा क्या कि एग्जाम टाइम के ऊपर आपको बुक पढ़ने की पूरी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नोट्स हैं बस मोबाइल में पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगी ये, तो आप मोबाइल में जाते जाते भी आप इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो में आप देखेंगे तो आपको वो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी जल्दी से, इस तरीके से आपकी जो तैयारी है वो अच्छे लेवल पर हो जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, लिंक के थ्रू पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे वो जो आपका पेमेंट होगा उसका स्क्रीनशॉट खींच के भेज सकते हैं और आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि वर्ड ऑफ कमांड की विशेषताएं लिखो। तो वर्ड ऑफ कमांड को जोर से व स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए ताकि पूरा स्कोर स्पष्ट रूप से सुन सके। अब जो भी हम वर्ड ऑफ कमांड देंगे वो पहली बात तो जोर से देनी चाहिए, लाउड वॉइस में, और क्लियर होनी चाहिए, यानी कि सभी को वो वर्ड ऑफ कमांड समझ में आए। अब देखो अगर कोई कम आवाज में देगा, आगे वालों को सुनाई दे रहा है पीछे वालों को नहीं सुनाई दे रहा, तो साथ में एक तरीके से कैसे वो फॉलो करेंगे उस चीज को। जब पीछे वालों को सुनाई नहीं देगा तो वो लेट करेंगे उस चीज को, और लेट करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए वर्ड ऑफ कमांड जो होनी चाहिए वो एक तो जोर से बोलनी चाहिए और क्लियर बोलनी चाहिए ताकि समझ में आ जाए कि वर्ड ऑफ कमांड है क्या, मतलब उनको करना क्या है। दूसरा, वर्ड ऑफ कमांड दो भागों में दी जाती है, एक तो चेतावनी होती है, एक कार्यकारी होती है। चेतावनी वाली वर्ड ऑफ कमांड हो चाहे कार्यकारी वाली हो, ऊंची आवाज में तो देनी है, लेकिन चेतावनी वाली ऊंची आवाज में देनी है, और कार्यकारी ऊंची आवाज के साथ साथ शार्प यानी कि तीखी होनी चाहिए एक तरीके से। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कुछ को ये नहीं पता होगा कि चेतावनी और कार्यकारी दो पार्ट तो होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है। चेतावनी तो ये कि जब हम स्टार्टिंग में बोलते हैं ऐसे स्कोर बोलते हैं लंबा खींच के, तो उसको हम बोलते हैं चेतावनी, भाई सभी को पता लग जाए कि कोई कमांड आने वाली है, ठीक है। और कार्यकारी जब एक तरीके से मान लो थंब बोला है
तो एक तरीके से जब हम काटते हैं ना तो उसको हम कार्यकारी बोलते हैं। तो कार्यकारी तो बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, एकदम से कटनी चाहिए, ताकि एक टाइम के ऊपर सभी का एग्जीक्यूशन हो सके। और चेतावनी लाउड होनी चाहिए ताकि सभी को पता लग जाए कि कमांड आने वाली है। चेतावनी वर्ड ऑफ कमांड को ऊंचे स्वर में व कार्यकारी वर्ड ऑफ कमांड को ऊंचे के साथ शार्प होनी चाहिए, ये हमको पता लगी। वर्ड ऑफ कमांड हमेशा सावधान पोजीशन में दी जाती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वर्ड ऑफ कमांड किस पोजीशन में दी जाती है, तो हमेशा सावधान पोजीशन में वर्ड ऑफ कमांड दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गार्ड ऑफ ऑनर किन गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है। तो गार्ड ऑफ ऑनर किन किन को दिया जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल व उपराज्यपाल, रक्षा मंत्री व रक्षा मंत्रालय के मंत्री, इन सभी को क्या दिया जाता है? गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इन सभी को ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्रम लिखें जिसमें सैल्यूट व संदेश को सौंपना शामिल है। देखो, कोई भी जब हम रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट करने का एक तरीका होता है, वो संदेश सौंपने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है? पहले तो हम जाएंगे, जाके सबसे पहले थंब करेंगे, थंब करने के बाद हम सैल्यूट करेंगे जो भी अधिकारी है जिसको हम संदेश सौंप रहे हैं। ठीक है, सैल्यूट कर दिया, सैल्यूट के बाद में हम एक कदम आगे जाएंगे, एक कदम आगे जाके हम क्या करेंगे? दाहिने हाथ से संदेश को निकालेंगे। दाहिने हाथ से संदेश को निकाल के हम जिस भी अधिकारी को संदेश देने वाले हैं उसको वो सौंप देंगे। सौंप के हम एक कदम पीछे हटेंगे और फिर वापस मुड़ जाएंगे। तो ये तरीका होता है सैल्यूट का और संदेश को सौंपने का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि ड्रिल से पहले हमें क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है। तो जब भी हम ड्रिल करने वाले हैं तो सीधी सी बात है कि हमारी बियरिंग जो है वो फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मतलब हमारी ड्रेस जो है, जो हमारी यूनिफॉर्म है, वो बिल्कुल धुली हुई होनी चाहिए, प्रेस होनी चाहिए, ना ज़्यादा ढीली होनी चाहिए ना ही ज़्यादा टाइट होनी चाहिए, जूते पॉलिश होने चाहिए, बेल्ट जो हमारी है वो पॉलिश होनी चाहिए। ठीक है, कटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, सेविंग प्रॉपर होनी चाहिए, और ये जितनी भी चीज़ें हैं, नाखून कटे हुए होने चाहिए, अच्छे तरीके से हमारी बियरिंग होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। जब भी हम ड्रिल करते हैं तो ड्रिल से पहले हमें ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आप एंजॉय कर रहे होंगे। मैं बीच में और बातें भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी वीडियो देख रहे हैं तो उनका टाइम वेस्ट ना हो, डायरेक्ट हम क्वेश्चन के ऊपर बात करें और आपको क्वेश्चन समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि सावधान पोजीशन को समझाओ। भाई कह दिया सावधान पोजीशन होती है, तो सावधान पोजीशन में ऐसा क्या होता है कि हम कहते हैं कि ये सावधान पोजीशन है। पहली बात तो एडी मिली हुई होती है, पंजे खुले हुए होते हैं, और जो एंगल बनता है बीच में वो कितने डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का। तो एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि सावधान पोजीशन में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। शरीर सीधा होता है, इरेक्ट होता है, बिल्कुल खिंचा हुआ होता है, छाती बाहर की तरफ होती है, बाजू नीचे की तरफ खिंची हुई होती है, गर्दन सीधी होती है, आंखें बिल्कुल सामने होती हैं, स्ट्रेट देख रहे होते हैं। और जो शरीर का वजन होता है ना, वो ना तो एडी पे होना चाहिए अकेले, ना पंजों पर होना चाहिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से जो पोजीशन होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं भाई? सावधान पोजीशन बोल देते हैं। हम चल रहे हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें ये हमारे जो बेसिक कंसेप्ट थे ड्रिल से रिलेटेड, लॉन्ग आंसर टाइप थे, वो हमने यहाँ पे कर लिए, वो हमको समझ में आ गए हैं। अब आने वाला है हमको मजा, क्योंकि हम करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और इन सभी क्वेश्चंस के क्विज आपको मिलेंगे प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी टेलीग्राम चैनल पर। तो वीडियो कंप्लीट करने के बाद, वीडियो पूरी देखने के बाद आपको क्विज जरूर सोल्व करने हैं, क्योंकि उससे आपकी जो तैयारी होगी वो नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी, और ए ग्रेड मिलनी आपकी मुमकिन हो जाएगी, लगभग मुमकिन हो जाएगी। लगभग क्या, मिल ही जाएगी। मैं तो ये कहूंगा, अगर आप अच्छे से तैयारी करते रहते हैं। वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, जिसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और वो पूरी प्लेलिस्ट अगर आप देख लेते हैं तो आपका एग्जाम डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि धीरे चल में कदमों की लंबाई कितनी होती है। जब भी धीरे चल होता है तो उसमें कदमों की लंबाई 30 इंच, तेज चल होगा उसमें भी कदमों की लंबाई 30 इंच। लेकिन जब दुगनी चाल होगा, यानी कि डबल मार्च, एक होता है स्लो मार्च, एक होता है क्विक मार्च, एक होता है डबल मार्च। स्लो मार्च यानी कि धीरे चल, क्विक मार्च यानी कि तेज चल, और डबल मार्च यानी कि दुगनी चाल। तो यहाँ पे धीरे चल में 30 इंच, तेज चल में 30 इंच, लेकिन दुगने चल में 40 इंच होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धीरे चाल, तेज चाल और दुगनी चाल में 1 मिनट में कितने कदम होते हैं। इसको हम पेस भी बोल देते हैं। ऐसे आ जाए कि धीरे चाल में पेस कितना होता है। पेस का मतलब ये है कि 1 मिनट में कितने कदम लिए जाते हैं। तो जब स्लो मार्च होगा तो 1 मिनट में 70 कदम होते हैं, क्विक मार्च होगा तो 1 मिनट में 120 कदम होते हैं, और डबल मार्च होगा तो 1 मिनट में 180 कदम होते हैं। सारे के सारे मैंने इकट्ठे इसलिए लिखे हैं ताकि कोई डाउट क्लियर ना हो, और सारे क्वेश्चन आपको इजीली क्लियर हो जाए, मतलब आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होगा कि सावधान अवस्था में दोनों पैरों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। मैं 2 बार बता चुका हूं, 30 डिग्री का कोण बनता है। विश्राम अवस्था में दोनों पैरों के बीच कितनी दूरी होती है।
अब आपको पता है कि जब सावधान होती है, जब तो हमारी एडी मिली हुई होती है, पंजे खुले हुए होते हैं, लेकिन विश्राम पोजीशन में हमारे दोनों पैर दूर दूर होते हैं। तो कितने दूर होते हैं? एक पैर दूसरे पैर से 12 इंच दूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सामान्यतः मार्च के दौरान किस पैर पर कोई कमांड दी जाती है? 99.9% जो कमांड दी जाती है ना, वो बाएं पांव पर दी जाती है। कुछ स्पेसिफिक केस है जहां पर दाएं पांव में कमांड दी जाती है। अदरवाइज चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि ये कमांड कौन से पैर पर दी जाती है, ये कमांड कौन से पैर पर दी जाती है, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा बाएं पांव पर। ठीक है, माफी चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मार्च के दौरान कौन कौन से सैल्यूट दिए जाते हैं? मार्चिंग के दौरान कौन कौन से सैल्यूट हो सकते हैं? दाहिने सैल्यूट, बाएं सैल्यूट और सामने सैल्यूट। अगर वीआईपी दाहिने होता है तो दाहिने सैल्यूट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभक्ति क्या है? विभक्ति क्या होती है कि कमांड जब दी जाती है ना, तो किस तरीके से कमांड दी जा रही है, इस चीज के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। और जब वॉइस का मॉड्यूलेशन होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब कि जो आवाज बोली जाती है, तो वो जो स्वर होता है वो ऊंचा और धीमा होता है ना, वो जो शार्प आवाज होती है, वो जो पिच और टोन के अंदर डिफरेंस आता है, उसी को हम क्या क्या बोल देते हैं? वही विभक्ति बोल देते हैं। यानी कि कमांड के समय आवाज का ऊंचा और धीमा होना विभक्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि विश्राम में बायां पैर कितने इंच ऊपर लिया जाता है? विश्राम पोजीशन में होता क्या है कि हम बाएं पैर को 6 इंच ऊपर लेते हैं और फिर दूसरे पैर से 12 इंच दूर रख देते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, विश्राम पोजीशन में बायां पैर कितने इंच ऊपर लिया जाता है? तो 6 इंच ऊपर लिया जाता है। और दोनों पैरों के बीच में दूरी कितनी होती है? तो 12 इंच होती है। आई होप आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर बताएं। सारी की सारी सोशल मीडिया पे आप प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा, उसके अलावा फेसबुक पे भी मिलेगा। तो सभी जगह पे आप प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विश्राम में बायां पैर, ये हमने कर लिया। अब ध्यान से समझना है भाई आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान यहीं पे आपका रहना चाहिए। बस मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, वीडियो पूरी जरूर देखनी है। रैंक और फाइल के अंदर क्या अंतर होता है? तो देखो, रैंक क्या होती है? रैंक होती है जो पहले लिखी हुई है, यहाँ पे ध्यान से देखो। मान लो सामने की तरफ हमारा फेस है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, जिस साइड ये एरो का निशान जा रहा है ना, इस साइड फेस कर रखा है कैडेट्स ने। और जब साइड बाय साइड खड़े होते हैं, यानी कि एक कैडेट के साइड में दूसरा कैडेट, दूसरे कैडेट के साइड में तीसरा कैडेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैंक बोलते हैं। यानी कि जो पहले वाली लाइन होती है एक तरीके से, उसको हम रैंक बोलते हैं। ठीक है। लेकिन फाइल क्या होती है? फाइल होती है एक कैडेट के पीछे दूसरा कैडेट और दूसरे कैडेट के पीछे तीसरा कैडेट। जब इस तरीके से खड़े होते हैं उसको तो फाइल बोला जाता है, और जब साइड बाय साइड खड़े होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रैंक बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि स्क्वाड किसे कहते हैं? तो रैंक और फाइल से मिलकर क्या बनता है? स्क्वाड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के लिए गार्ड ऑफ ऑनर की नफरी कितनी होती है? राष्ट्रपति के लिए गार्ड ऑफ ऑनर की नफरी होती है 150। ठीक है। और ये 3 रो में होती है, यानी कि 3 सेक्शन में डिवाइडेड होती है। अगर पूछ लिया जाए उपराष्ट्रपति के लिए कितनी होती है, तो 100। प्रधानमंत्री के लिए कितनी होती है, तो 100। और राष्ट्रपति के लिए कितनी होती है, तो 150। इंपॉर्टेंट है, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख नहीं रखे जो मैंने साथ में बताए, लेकिन आपको जरूर याद करने हैं। क्विज में आपको जरूर मिल जाएंगे, वहां पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल सैल्यूट किन्हें दिया जाता है? तो जनरल सैल्यूट जो दिया जाता है वो मेजर जनरल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी को जनरल सैल्यूट दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वार्टर गार्ड में कितने जवान होते हैं? तो क्वार्टर गार्ड में टोटल 8 जवान होते हैं, 2 प्लस में 6। खुली लाइन चल की कार्रवाई में क्या होता है? देखो, जब भी खुली लाइन चल की कमांड दी जाती है तो हमारी जो 3 रैंक होती हैं, 3 जो लाइनें होती हैं, उनमें क्या होगा कि जो आगे वाली लाइन होगी वो तो 1.5 कदम आगे चलेगी, और जो पीछे वाली लाइन होगी वो 1.5 कदम पीछे चलेगी, और बीच वाली लाइन वहीं पर रहेगी। तो खुली लाइन चल की कार्रवाई क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज चाल में थंब की कमांड किस पैर पर दी जाती है? अभी मैंने बताया था, कमांड वाले जो भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को छोड़ के जो कमांड की वो कार्रवाई, कमांड जो दी जाती है वो हमेशा बाएं पांव पर ही दी जाती है। तो बाएं पांव पर इज द करेक्ट आंसर। ड्रिल के प्रकार लिखो। ड्रिल 2 प्रकार की होती है, एक ओपन ड्रिल होती है, एक क्लोज ड्रिल होती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ओपन ड्रिल कहाँ पे की जाती है और क्लोज ड्रिल कहाँ पे की जाती है। मैं बता देता हूँ, एक युद्ध क्षेत्र में की जाती है, एक शांति क्षेत्र में की जाती है। तो कौन से वाली कौन से क्षेत्र में की जा सकती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जरूर जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कैडेटों की संख्या 9 से ज्यादा हो तो कितनी फाइल बनती है? 3 फाइल बनती हैं। याद रखना है आपको ये क्वेश्चन। विसर्जन का क्या अर्थ होता है? पूरी परेड समाप्त हो गई है। आपको बताया था कि विसर्जन जब पूरी परेड समाप्त हो जाती है। और लाइन तोड़ क्या होता है? जब कुछ टाइम के लिए हमको ब्रेक लेना होता है। वर्ड ऑफ कमांड किस अवस्था में दी जाती है?
हमने किया है ये क्वेश्चन डिस्कस, हमेशा सावधान अवस्था में की जाती है। ड्रिल की शुरुआत किस अवस्था में की जाती है? सावधान अवस्था में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुली लाइन चल में दो फाइल के बीच में कितना डिफरेंस होता है? तो 75 इंच, 75 इंच। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया अच्छे से, आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि 75 इंच मैंने क्यों बोला था। देखो जब भी खुली लाइन चल की कार्रवाई अब हो चुकी है, कैसे हुई कि आगे वाली लाइन 1.5 कदम आगे चल चुकी है, पीछे वाली लाइन 1.5 कदम पीछे चल चुकी है। ये ए जो है वो पहले वाली लाइन है, आगे वाली लाइन है, बी बीच वाली लाइन है और सी पीछे वाली लाइन है। तो जब ये ए 1.5 कदम आगे चला और सी 1.5 कदम पीछे चला तो होता क्या है? ये होता है कि पूछा क्या गया था पीछे वाले क्वेश्चन में? पीछे वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि दो लाइनों के बीच में कितना अंतर होता है। तो ए और बी के बीच में देखें तो भी 75 इंच का अंतर है और बी और सी के बीच में देखें तो भी 75 इंच का अंतर है। तो 75 इंच इज द करेक्ट आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो दिख रहा है वो ये पूछ रखा है कि खुली लाइन चल में फ्रंट रैंक जो सी आगे वाली लाइन होती है और बैक रैंक जो कि पीछे वाली लाइन होती है, उनके बीच में अंतर कितना होगा? तो ए और बी के बीच में अंतर 75 इंच, बी और सी के बीच में अंतर 75 इंच, तो टोटल अंतर कितना हो गया? 150 इंच। तो 150 इंच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी भी कमांड की अच्छी कार्रवाई किस पर निर्भर करती है? अब कमांड की अच्छी कार्रवाई कब होगी? जब कमांड अच्छे से दी जाएगी। और कमांड अच्छे से कैसे दी जाएगी? जब जो आवाज होगी वो आवाज लाउड होगी, उसकी जो पिच होगी कैसी है, उसकी जो टोन है वो कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा कि कमांड कैसी दी गई है। और कमांड जितनी अच्छी दी जाएगी उतनी बढ़िया कार्रवाई होगी। तो कमांड पर डिपेंड करती है। और कमांड किस पर डिपेंड करती है? वो जो आवाज है, आवाज की पिच और टोन पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर का ऊंचा होना किसके समानुपातिक है? समानुपातिक वर्ड का जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपने जरूर सुना होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कोई चीज अगर ए बढ़ रहा है तो उसके साथ में बी बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे अगर अब डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है इन द सेंस ट्रांसपोर्ट का जो किराया है वो बढ़ रहा है और उससे चीजें महंगी हो जाती हैं, क्योंकि चीजें आए तो गी किसी ना किसी चीज में। और जब तेल का किराया बढ़ेगा मतलब तेल का प्राइस बढ़ेगा तो किराया बढ़ेगा तो चीजें महंगी हो जाएंगी। तो ये क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। इसी तरीके से स्वर का ऊंचा होना, जब हम कमांड दे रहे हैं तो स्वर का ऊंचा होना किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो स्वर का ऊंचा होना एक तो नफरी पर, यानी कि संख्या कितनी है। एक तो 10 कैडेट खड़े हैं और एक 150 कैडेट खड़े हैं, तो आवाज किस में ज्यादा होगी? जिसमें 150 कैडेट होंगे वहां पे आवाज हमको ज्यादा करनी पड़ेगी, यानी कि स्वर ऊंचा होगा हमारा। और दूसरा दूरी पर भी डिपेंड करता है। एक तो बिल्कुल पास में खड़े होकर हम कमांड दे रहे हैं और एक बहुत दूर खड़े होकर कमांड दे रहे हैं। तो जब हम दूर खड़े होकर कमांड देंगे तो हमारी आवाज ऊंची होगी। तो अब आपको समझ में आया होगा कि स्वर का ऊंचा होना दो चीजों पर डिपेंड करता है और दो चीजों के समानुपातिक होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो क्या है? एक तो नफरी पर यानी कि संख्या पर और दूसरा दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि दाहिने मोड़ में कितने डिग्री का कोण बनता है? अब देखो हम नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं। हम आप एज्यूम करो कि आप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं और नॉर्थ से आप ईस्ट में जा रहे हैं, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा दाहिने मुड़। बाएं मुड़ आ जाए तो भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन कह दे कि पीछे मुड़, अब पीछे मुड़ में देख रहे थे नॉर्थ में, अब देख रहे हैं साउथ में, तो कितने डिग्री का कोण बन गया? 180 डिग्री का कोण बन गया। अब ये देखो मैंने सारे के सारे जो सैल्यूट और शस्त्र है वो साथ में लिख दिए हैं इकट्ठे, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। पहले ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल सैल्यूट किस किस को दिया जाता है? तो राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और राष्ट्रीय ध्वज, इनको क्या दिया जाता है? नेशनल सैल्यूट। अब आ जाए जनरल सैल्यूट के अधिकारी कौन कौन होते हैं? तो मेजर जनरल व उससे ऊपर रैंक के जो अधिकारी होते हैं उन्हें जनरल सैल्यूट दिया जाता है। सलामी शस्त्र किस किस को दिया जाता है? मेजर और उससे ऊपर रैंक के अधिकारी। ध्यान से देखना, जनरल सैल्यूट और सलामी शस्त्र में क्या डिफरेंस है? जनरल सैल्यूट मेजर जनरल, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी रैंक होती है, और सलामी शस्त्र मेजर व उससे ऊपर रैंक के अधिकारी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस तरीके से हमारी जो रैंक होती है वो होती है भाई, लेफ्टिनेंट है, फिर कैप्टन है, फिर मेजर है, ठीक है, फिर हमारा लेफ्टिनेंट कर्नल है, फिर कर्नल है, फिर ब्रिगेडियर है, फिर मेजर जनरल है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल है और फिर जनरल है। इस तरीके से हमारी रैंक होती है। तो नीचे से तीसरी रैंक होती है मेजर, लेकिन मेजर जनरल तो बहुत ऊपर की रैंक होती है। तो जनरल सैल्यूट मेजर जनरल व उससे ऊपर रैंक के अधिकारी को दिया जाता है, और सलामी शस्त्र मेजर और उससे ऊपर रैंक के अधिकारी को दिया जाता है, और बगल शस्त्र कैप्टन और उससे नीचे के रैंक के जो अधिकारी होते हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट कैप्टन, ठीक है, तो उनको दिया जाता है बगल शस्त्र। आई होप ये वाला जो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट खींचना है तो बिल्कुल खींच सकते हैं, आपको ये याद हो जाएगा, या एग्जाम टाइम पे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सारे के सारे नोट्स रिवाइज करने हैं जितने भी मैंने वीडियो में पढ़ाए हैं, तो पीडीएफ आप खरीद सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कोर ड्रिल को जांचने के लिए स्कोर किस ऑर्डर में होना चाहिए? अब हमने देखा था कि ओपन ऑर्डर का यूज ही क्या होता है? यही होता है जब हमको स्कोर की जांच करनी होती है।
एनसीसी एसडब्ल्यू के लिए तेज चाल में प्रति मिनट कितने कदम होते हैं? देखो हमने ये देखा है, अगर आपको याद है अभी के लिए, कि जब भी हमारा स्लो मार्च होता है तो उसमें 1 मिनट में 70 कदम होते हैं, जब हमारा क्विक मार्च होता है तो उसमें 120 कदम होते हैं, और जब हमारा डबल मार्च होता है तो उसमें 180 कदम होते हैं। लेकिन गर्ल्स के लिए जो हमारे एसडब्ल्यू होते हैं, गर्ल्स के लिए तेज चाल के अंदर जहाँ पे बॉयज़ के लिए 120 होते हैं, वहाँ पे गर्ल्स के लिए 110 कदम होते हैं। ये बात थोड़ी अलग से थी जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि धीरे चाल में क्या नहीं किया जाता? तो धीरे चाल में हाथ नहीं हिलाए जाते। सेरिमोनियल परेड में कितने कैडेट होते हैं? तो 150 कैडेट होते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे आप जब क्विज के अंदर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको सच में बता रहा हूँ बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ से आप पढ़ेंगे, वहां पे आप क्विज में प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन याद है, कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आधा दाहिने या आधा बाएं मोड़ में कितने डिग्री का कोण बनता है? अब देखो, जब हम नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन नॉर्थ से अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे, यानी कि बीच में बिल्कुल, तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। बिल्कुल बेसिक सी बात है ये। थंब की कमांड किस पैर पर दी जाती है? भाई कोई भी कमांड हो, ज्यादातर कमांड सिर्फ बाएं पांव पर ही दी जाती हैं, तो यही करेक्ट आंसर होगा इसका। निकट लाइन में आगे व पीछे लाइन में कितने इंच का फासला होता है? देखो, जब हमने निकट लाइन चल और एक दूसरा हमारा हमने किया था, उसमें कितना था हमारा जो डिफरेंस था? वो 75 इंच टोटल 150 इंच था खुली लाइन चल में। निकट लाइन में क्या होगा कि ये डिफरेंस बहुत ही कम हो जाता है। तो अगर दो लाइन के बीच में पूछा जाता है तो वो डिफरेंस होगा 30 इंच का, लेकिन आगे वाली लाइन और पीछे वाली लाइन के बीच में पूछा जाएगा तो टोटल कितने होगा? 60 इंच का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे बढ़ें, इससे पहले हमारे क्वेश्चन खत्म ही हो गए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके लिए मेहनत करके। और क्विज जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं यही कहूँगा आपको। प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी का जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके आप इसको फॉलो करें। आपको वीडियो कैसी लगी वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपकी तैयारी को आप बेटर बनाते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहें प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।